हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था एग्रीकल्चर, जिसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड पार्ट में हमने किया था क्रॉपिंग सीजन्स, जिसमें हमने 3 टाइप के सीजन करे थे, रबी, खरीफ और जायद। उसी को आगे करते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स का हमने कर लिया था सेकेंड पार्ट में, वीट किया था हमने, राइस किया था और कुछ दालें उसमें कर ली थी। आज हम कुछ अदर देन ग्रेन्स देखेंगे, अनाज के अलावा जो बाकी फूड क्रॉप्स होती है, जिसमें सबसे पहला है आपका शुगर केन, गन्ना। शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों में उगाया जाता है। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर इसमें मीडियम रहता है, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत रहेगी। रेनफॉल इसका रहता है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में, कितना भी हो सकता है। इसको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और साथ के साथ जो है इसमें जब यदि जहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाएगी तो वहाँ पे सही से अच्छा हो जाएगा शुगर केन। लेकिन जो ऐसे इलाके जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़, कैनाल्स या ट्यूबल्स के हेल्प से इसको इरिगेट किया जाता है। उसके बाद अच्छी खासी प्रोडक्शन शुगर केन दे देता है। सो इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल वाले इलाके में इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। It can be grown on a variety of soil and needs manual labor from sowing to harvesting. लगभग हर टाइप की सोइल के ऊपर शुगर केन उगाया जा सकता है, कई टाइप की सोइल्स पे होता है। इसके बोने से लेके हार्वेस्ट करने तक लगभग हर एक स्टेप के ऊपर मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अभी तक ऐसा कुछ मशीनें नहीं डेवलप हो पाई हैं जो इसको बो पाएँ, तो हाथ से इसको लगाया जाता है। और हार्वेस्ट करने का काम भी मैनुअल लेबर की हेल्प से, लेबर की हेल्प से किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा, काफ़ी सारी लेबर का टास्क हो जाएगा शुगर केन को प्रोड्यूस करना, हार्वेस्ट करना। ब्राज़ील शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर केन जब गन्ना हम उगा लेंगे तो उससे कई सारे सब प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपका शुगर केन चीनी हो जाएगा, जैगरी, खंडसारी, खांड वगैरह जो हम घर में यूज करते हैं, मोलेसिज। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। इंडिया में यदि हम बात करें कहाँ कहाँ पे शुगर केन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इंडिया में सबसे पहले आएगा आपका यूपी, जहाँ पे लार्जेस्ट शुगर केन उगाया जाता है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, सो यूपी, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे उगाया जाता है। तो हम मेनली पहले 3 याद करेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ पे शुगर केन को उगाया जाता है। बाकी पंजाब, हरियाणा, बिहार साथ में हम ऐड कर देंगे, तो ये शुगर केन को प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑयल सीड्स के बारे में, यानी कि ऐसी फसलें जो हमें ऑयल्स प्रोवाइड कराएंगी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। यदि हम पूरी कंट्री के 12% एरिया की बात करें तो उसके ऊपर ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल मिलेगा, ऑयल मिलेगा, वो सारी उगाई जाती हैं। मेनली जो इंडिया में उगाया जाता है ऑयल सीड्स में, वो आता है आपका ग्राउंड नट, मूंगफली हो जाएगा, जो एक खरीफ की क्रॉप है। इट अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। लगभग आधे एरिया, 12% हमने टोटल देखा है कि 12% एरिया के ऊपर ऑयल सीड्स की फसलें उगाई जाती हैं। उसमें से 50% जो है उसमें तो ग्राउंड नट ही उगाया जाता है, मूंगफली को ही उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है इसको। उसके बाद आएगी आपकी मस्टर्ड, सरसों, देन कोकोनट, नारियल का तेल सब यूज करते हैं। तो इंडिया कोकोनट के मामले में भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। उसके बाद सेसमम हो जाएगा, तिल। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि ऐसी कौन सी फसल जिसको नॉर्थ में खरीफ सीजन में उगाया जाता है और साउथ में रबी क्रॉप के तौर पे उगाया जाता है, तो सेसमम हो जाएगा, जिसको वैसे हम तिल बोलते हैं। सो सेसमम में जो खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। उसके बाद सोयाबीन, कैस्टर सीड्स यूज करते हैं, ये दोनों सीजन में उगाया जाएगा। सेसमम को भी याद रखोगे और ये भी ध्यान रखोगे, कैस्टर सीड्स जो है रबी और खरीफ दोनों तरीके से उगाया जाता है। देन कॉटन सीड्स होते हैं। कॉटन सीड्स ऑयल इज कुकिंग ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट्स का जो ये अंदर सीड्स बचते हैं, इनसे
जो है कॉटन सीड ऑयल निकाला जाता है, जो कुकिंग ऑयल के तौर पे जिसको हम यूज करेंगे। कॉटन ऑयल सीड ऑयल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फोडर फॉर कैटल्स। कैटल्स के लिए जो बिनोले वगैरह हम डालते हैं तो वो यहीं से एज ए फोडर के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद लिनसीड हो जाएंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। जब भी हम जिम जाते हैं तो हम मिक्स वैरायटी के सीड्स का यूज करते हैं, तो उसमें लिनसीड ऑयल जो है ये एडिबल ऑयल हो जाएगा, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। सनफ्लावर हो जाएगा, सनफ्लावर का ऑयल भी हम खाने के तौर पे यूज करते हैं। सो ये कुछ हो जाएंगे आपके ऑयल सीड्स जिसमें हमने पढ़ा है। सबसे पहले ग्राउंडनट, सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड द सनफ्लावर। ऑयल सीड्स की यदि हम बात करें तो इनको एडिबल में यूज किया जाएगा, यानी कि जो भी हम सब्जियां वगैरह बना रहे हैं कुकिंग मीडियम्स में इनको यूज किया जाता है। सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज इन रॉ मटेरियल। कुछ को हम एडिबल पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एडिबल पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, बाकी बहुत से बाकी और प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे शॉप्स वगैरह बनाने में ऑयल का यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स का जितना भी मेकअप का सामान होता है लेडीज़ वगैरह जो यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स में भी ऑयल्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी बाम वगैरह बनती हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, उसमें भी ऑयल का यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे एडिबल पर्पज़ के अलावा बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें सोप हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स हो जाएंगे, ऑइंटमेंट्स हो जाएंगे। ग्राउंडनट अकाउंट्स अबाउट 0.5% ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में ऑलमोस्ट पूरे ऑयल सीड्स फसलों की हम बात करें तो ग्राउंडनट हमने पहले भी देखा कि 50% तो यही रहता है एरिया में। आंध्र प्रदेश, अब ध्यान रखोगे एमसीक्यू में यदि आएगा कि विच ऑफ द स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट को उगाया जाता है। उसके बाद आपके आएंगे आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, इसके साथ वाला ही, देन कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। सो हम ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहाँ पे ग्राउंडनट का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि साउथ इंडिया में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसके बाद आएगा हमारा टी, चाय। टी कल्टीवेशन इन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे हमने देखा था कि कॉमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन वाला भी हो जाएगा, तो चाय के बागान लगाए जाते हैं असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और साउथ में। तो टी प्लांटेशन जो है, टी कल्टीवेशन प्लांटेशन टाइप का हो जाएगा, जिसमें एक बहुत बड़े वाइड एरिया के ऊपर चाय की प्लांटेशन करी जाती है, टी प्लांटेशन करी जाती है। इसको एज ए बिवरेज क्रॉप के तौर पे यूज किया जाता है। ब्रिटिशर्स इसको इंडिया में लेके आए थे, तो ये एक बिवरेज क्रॉप हो जाएगा। पीने के लिए हम यूज करते हैं सुबह शाम। इंडिया में मतलब दिन की शुरुआत ही हम चाय से करते हैं, तो एज ए बिवरेज क्रॉप के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अब इंडिया में इसको अच्छे खासे तरीके से यूज किया जा रहा है। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। अब आज के टाइम पे हम देखेंगे तो जितने भी टी प्लांटेशंस हैं वो इंडियंस के द्वारा ही ऑन किए जा रहे हैं। टी प्लांट जो हैं ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाए जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी सोइल जो है डीप और फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ह्यूमस में रिच होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कि आपकी सोइल फर्टाइल हो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, उसमें प्रॉपर ह्यूमस होना चाहिए, वहाँ पे टी जो है बहुत अच्छी उगेगी। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। पूरे साल इनको जो है वार्म और मोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होती है, तब चाय की फसल ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। फ्रीक्वेंट जो शावर्स आते रहते हैं, बारिश आते रहती है, इससे इसकी ग्रोथ में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है। फ्रीक्वेंट शावर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय क्योंकि एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो इसको लगाने से लेके चाय की पत्तियां तोड़ने तक, इसके रख रखाव के लिए लगभग लेबर के तौर पे यूज किया जाता है, मशीनों का यूज नहीं किया जाता है। चाय की पत्तियों को हाथ से ही तोड़ा जाता है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, मैनुअल लेबर का यूज किया जाता है। इसी वजह से ये ज़्यादा महंगी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर का यूज इसमें किया जाता है। सो इट रिक्वायर अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि चाय की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, टेंडर होती हैं, तो उनके लिए यदि स्किल्ड लेबर काम करेगा तो वो अच्छे से उनको सेलेक्ट करके तोड़ के चुन पाएंगे।
तो इसके लिए हमें अबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद चाय को प्रोसेस किया जाता है टी गार्डन्स में, ताकि इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके और इसकी फ्रेशनेस बनाई जाए। तो टी गार्डन में इसको करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का, साथ के साथ एक्सपोर्ट भी हम करते हैं चाय को बाकी दुनिया में। टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन से हमने देखा है कि टी गार्डन से हम इसको प्रोसेस करेंगे ताकि इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। इंडिया की यदि हम बात करें तो चाय कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, तो लगभग सबसे ज़्यादा चाय असम से आती है। जितना भी हम यूज करते हैं असम में चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके हैं जिसमें दार्जिलिंग हिल्स हो जाएगा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में चाय का प्रोडक्शन होता है जिसमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। इसके अलावा बाकी फिर साउथ इंडिया में हम आ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखा असम और वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट में चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। साउथ की हम बात करें तो साउथ में तमिलनाडु, उसके बाद हम देखेंगे केरला और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, मेघालय में आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इसमें चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ओवरऑल हम लिखेंगे असम, वेस्ट बंगाल, वहीं से त्रिपुरा, मेघालय, साउथ में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। तो 4-5 स्टेट्स का हम नाम ध्यान रखेंगे और इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे कॉफ़ी के ऊपर। कॉफ़ी भी बेवरेज क्रॉप हो जाएगा जिसको पीने के लिए यूज करते हैं। तो इंडिया अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। पूरी दुनिया में जितना भी कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 4% जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होगा। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है और वो पूरी बाकी बाहर भी जो है एक्सपोर्ट करी जाती है और इसके अच्छी खासी डिमांड रहती है। एक वैरायटी है कॉफ़ी की जिसको बोलते हैं हम अरेबिका, जो यमन यहाँ पे लेके आए थे और बाद में अब यहीं पे इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अरेबिका के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कॉफ़ी की वो हो जाएगी, टाइप हो जाएगी जिसको यमन से लेके आए थे और आज के टाइम पे इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अरेबिका कॉफ़ी की एक टाइप हो जाएगी। ये जो वैरायटी है अरेबिका, इसकी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और इंडिया सप्लाई भी करता है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडान हिल्स। सबसे पहले इसमें कर्नाटका में जो बाबा बुडान हिल्स है वहाँ पे इसके कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और आज तो कई सारे हिस्सों में इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स। साउथ में जो हम देखते हैं नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जा रहा है कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। तो कॉफ़ी की जब हम बात करेंगे तो बेवरेज क्रॉप के तौर पे इंडिया 4% वर्ल्ड टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। साउथ इंडिया में इसको प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज़्यादा, जिसमें नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। मोस्टली साउथ इंडिया में ही कंसनट्रेटेड है। तो ये टी और कॉफ़ी हमने देखा बेवरेज क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएंगी। अब हम आएंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा फल और सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो खेती होती है उसको हम कहेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। India is the largest producer of fruit and vegetables in the world and India is a producer of tropical as well as temperate fruit। दोनों का प्रोडक्शन किया जाता है, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट, जिसमें आप कहोगे कि मैंगो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में हो जाएंगे, देन आंध्र प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेज की बात करें तो नागपुर के ऑरेंज बहुत फेमस है। नागपुर और चेरापूंजी वहाँ पे ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। बनाना जो है केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु। लीची और गवावा की हम बात करें तो यूपी, बिहार। पाइनएप्पल्स की हम बात करेंगे फ्रूट्स में तो मेघालय। ग्रेप्स की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एप्पल, एप्रिकॉट्स, पीयर्स और वॉलनट्स आपके जम्मू कश्मीर से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोस्टली नॉर्थ वाले जो हैं एप्पल, एप्रिकॉट, पीयर्स और वॉलनट्स जो हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ठाक होता है, एप्पल्स ज़्यादातर होते हैं वहाँ पे। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। यदि हम सब्जियों की बात करें तो इंडिया 13% वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है। कंजम्पशन भी इंडिया में ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हो जाएंगे आपका पी, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज,
टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो जाएंगी। हॉर्टिकल्चर में हमने देखा कि इंडिया का ऑलमोस्ट हर टाइप के फ्रूट भी यहाँ पे हैं, वेजिटेबल्स की भी हमने काफ़ी वैरायटीज़ देखी हैं, और इंडिया प्रोड्यूस भी करता है, साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में भी इंडिया का एग्रीकल्चर के मामले में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, उसमें रबड़ हो जाएगा आपका। रबर, it is an equatorial crop but under special condition it is also grown in tropical as well as subtropical। वैसे तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप होती है, इक्वेटर और उसके आसपास के इलाकों में बोया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, इरिगेशन की फैसिलिटीज आ चुकी हैं, तो स्पेशल कंडीशंस की हेल्प से इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, और हाई टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अबो टेम्परेचर की ज़रूरत होएगी रबड़ की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया में हम बात करें तो रबड़ को ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है केरला में, तमिलनाडु में, मेनली साउथ इंडिया में रहेगा, कर्नाटका में और अंडमान निकोबार में। तो जो इलाके इक्वेटर के पास हैं उनमें रबड़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान निकोबार हो जाएगा जहाँ पे रबड़ को प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो मेघालय हो जाएगा। इंडिया रैंक 5th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर्स, तो इंडिया 5वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में रबड़ के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फाइबर क्रॉप्स, रेसेदार फसलें जो रेसे के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें आता है आपका कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये 4 मेजर क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स के तौर पे इंडिया में उगाए जाते हैं, तो चारों के नाम आप ध्यान रखोगे, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क फाइबर क्रॉप्स आती हैं इंडिया में। पहली वाली जो 3 हैं, द फर्स्ट 3 आर डेराइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सोइल, पहली 3 को हम सोइल के ऊपर ही उगाते हैं, और जो लास्ट वाली है नेचुरल सिल्क, इसके वो होते हैं कीड़े होते हैं जो पेड़ों के ऊपर ही उगते हैं, तो पहले वाली 3 को तो जमीन के ऊपर उगाया जाता है। फर्स्ट 3 आर डेराइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सोइल, द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स ऑफ सिल्क वर्म फेड ऑन द ग्रीन लीफ, स्पेशली मेलबेरी। मेलबेरी के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर चौथे वाले का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें सिल्क वर्म की खेती करी जाती है, जिसको सेरीकल्चर भी हम बोलते हैं। तो पहली 3 सोइल के ऊपर और लास्ट वाले हम कहेंगे कि मेलबेरी पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। सिल्क वर्म के रियरिंग को हम बोलेंगे सेरीकल्चर, ये आता है एमसीक्यू में। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर के लिए सिल्क वर्म का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर हो जाएगा। एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में ये आएगा सेरीकल्चर। कॉटन की यदि हम बात करें तो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, मतलब कॉटन यहीं से प्रोड्यूस हुआ है, तो इंडिया को बोला जाता है ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इंडिया कॉटन का। ये इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि इससे बाद में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सारे कपड़े जितने टाइप के बनते हैं सारे के सारे इंडस्ट्रीज में कॉटन को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाएगा। सो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 3रे नंबर पे आ जाएगा इंडिया कॉटन को प्रोड्यूस करने में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू में जो ब्लैक सोइल पाई जाती है ड्राई पार्ट में भी कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, खरीफ क्रॉप में यह आता है। रेनफॉल, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से कॉटन अब जो एकदम ड्राई रीजन थे वहाँ पे भी प्रोड्यूस कर लिया जाता है। इसको लगभग 6 से 7 महीने की ज़रूरत पड़ती है पूरे फसल को तैयार होने में, तो 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, और जब इसकी ग्रोथ हो रही हो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो खरीफ क्रॉप है तो खरीफ क्रॉप में गर्मी के सीजन में होती है, उस टाइम पे सनशाइन जो है अपने पीक पे होता है, तो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर, 6 से 8 महीने लेती है मैच्योर होने में। तो कॉटन हमने देख लिया। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉटन सबसे ज़्यादा होता है आपका महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र, देन हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, देन यूपी।
हमने देखा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, पंजाब, सेंट्रल और जो साउथ वाला इलाका है उसमें कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई एरिया में इसका प्रोडक्शन हो जाता है कॉटन का। नेक्स्ट हम देखेंगे जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको गोल्डन फाइबर के तौर पे बोला जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जूट को उगाया जाता है ऐसे इलाके जहाँ पे सोइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और वेल ड्रेन है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ट्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जो बाढ़ के मैदान होते हैं जहाँ पे हर साल नई मिट्टी आ जाती है, रिन्यू हो जाती है सोइल, वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है तो खरीफ क्रॉप में आ जाएगा ये। इसका यूज किया जाता है बाकी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे, गनी बैग्स बनाने के लिए, मैट्स इसी से बनते हैं जूट से, रस्सियाँ, रोप्स वगैरह बनाने में, धागे बनाने में, यार्न का प्रोडक्शन इसी से होता है। कारपेट्स, जो दरिया वगैरह हम बिछाते हैं वो भी जूट से हो जाएगा, और बाकी जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बैग वगैरह हैं, वो इसी से बनते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसका बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है, जिसमें गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और बाकी कोई भी आर्टिफैक्ट होते हैं, पुरानी चीज़ें, उनका यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नाइलॉन। जूट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, साथ के साथ इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई कॉस्ट की वजह से आज के टाइम पे ये नेचुरल फाइबर था, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर आ रहे हैं जिसको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे और बाकी जगह यूज किया जा रहा है। तो नाइलॉन के आने की वजह से जूट जो है धीरे धीरे करके अपनी मार्केट को खोता हुआ जा रहा है। आज के टाइम पे जूट का सामान हम वैसे भी बहुत कम यूज करते हैं, लगभग आर्टिफिशियल हम उसका यूज करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल का यूज करेंगे। तो जूट अब धीरे धीरे करके मार्केट में अपनी पहचान को खोते हुए जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये बताएं कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसमें आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, देन बिहार, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। तो पहले वेस्ट बंगाल, बिहार, देन असम, उड़ीसा, मेघालय। अब क्वेश्चन आएगा आपका, गिव द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन क्रॉप। यदि हमने शुगर केन क्रॉप के ऊपर ऐसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप के तौर पे उगाया जाता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है इसको, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ज़रूरत होती है। लेकिन वेल इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, कैनाल्स हैं या ट्यूबल्स हैं, तो इसको उगाया जा सकता है। बाकी एरिया में भी कई सारी टाइप की सोइल के ऊपर ये उग सकती है। मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग सीजन तक मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमने बताना हो व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी इन इंडिया। चाय के लिए यदि हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन लिखनी हो तो हमने चाय के बागान देखा था असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में। सो टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, दोनों क्लाइमेट में हो जाएंगे। ऐसी सोइल जो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल है, ह्यूमस में रिच है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, वहाँ पे टी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। इसको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और यदि टाइम टू टाइम पे बारिश होती रहेगी तो इसकी ग्रोथ में जो है कंटिन्यूस हेल्प होती रहती है। साथ के साथ हमने देखा था इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो चीप और मैनुअल लेबर का यूज किया जाता है, स्किल्ड लेबर का यूज किया जाता है ताकि चाय की पत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, फिर इसको स्टोर किया जाता है। तो ये था आपका नॉन फूड क्रॉप्स एग्रीकल्चर का पार्ट 3। आई होप आपको समझ आया होगा।